हेलो स्टूडेंट, तो हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था फोटोसिंथेटिक मशीनरी तक, जिसमें हमने इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। फिर बताया था कि इसके अंदर क्या क्या होता है, लाइट रिएक्शन होते हैं, डार्क रिएक्शन होते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, और डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग डे एंड नाइट दोनों जगह होता है। और फिर हमने बताया था कि जो डार्क रिएक्शन होते हैं वो कहाँ पे होता है? ग्रेना के अंदर होता है, और दूसरा जो होता है डार्क रिएक्शन वो कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा के अंदर होता है। और ये दोनों प्रोसेसेस जो होते हैं बेटा वो एक साथ चलते रहते हैं। फिर इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में बेटा? अब हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक के मैकेनिज़्म के बारे में। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? हम फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज़्म के बारे में, मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? मैकेनिज़्म ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान से देखिएगा बेटा। तो सबसे पहले हमने बताया था किसके बारे में? पहला मैकेनिज़्म कौन सा होता है? लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन, तो पहला मैकेनिज़्म हमने बताया था कौन सा होता है यहाँ पे? लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन, ठीक है, किस में होता है? प्रेजेंस ऑफ, कहाँ पे होता है? प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है। और दूसरी चीज़ हमने बताया था ये किस में होता है? अकर्स इन ग्रेना बोल सकते हैं, या अगर सिंगल बोलें तो क्या बोल सकते हैं इसको? ग्रेनम बोल सकते हैं। दूसरे अलावा बेटा अब हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इसका मैकेनिज़्म होता है, और ग्रेना के अंदर क्या पाया जाता है? ग्रेना के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने बात किया कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल क्या करता है बेटा? सबसे पहले हमने ये देखा था क्लोरोफिल क्या करता है, किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है? ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? PAR बोल सकते हैं इसको, या विजिबल लाइट बोल सकते हैं, या फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोल सकते हैं। और इसका जो नैनोमीटर होता है बेटा वो भी हमने बताया था, वो कितना होता है? 400 to 700 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बेटा केमिस्ट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी एटम्स होता है, जो भी एटम होते हैं, उसके जब उस पर एनर्जी लगती है तो उसके अंदर जो ऑर्बिट होते हैं, जो एटम के अंदर जो ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो बाहर की तरफ चले जाते हैं, और कम एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस की तरफ चले जाते हैं। इसके अंदर भी सेम कंडीशन यही होता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर भी वही क्या कहते हैं फॉर्मूला फिट होता है केमिस्ट्री वाला, कि इसके अंदर क्या हो रहा है? लाइट एब्जॉर्ब कर रही है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर जब लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसके अंदर क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसके अंदर, तो कभी कभार लाइट अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब हद से ज़्यादा हो जाएगा तो ऑर्बिट से बाहर चले आएगा, और जब मतलब एनर्जी ज़्यादा मिल रही है तो वो बाहर वाले ऑर्बिट चले जाता है, ऑर्बिट पे चले जाता है, और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। तो होता ये है बेटा, जब ये ऑर्बिट से बाहर निकलेगा तो इसको एक्सेप्ट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। कौन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्टर करते हैं तो इसके अंदर होता क्या है बेटा? इसके अंदर ADP जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका मैकेनिज़्म जो होता है अभी हमें इतना ही याद रखना है, बाकी 11th-12th में या हायर क्लास में जब पढ़ेंगे तो ATP में कैसे कन्वर्ट हो जाता है वो ये बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ? लाइट आई, लाइट किसके ऊपर पड़ी?
क्लोरोफिल के ऊपर। क्लोरोफिल ने की लाइट को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद जो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके अलावा क्या प्रोड्यूस होता है, दो चीज़ें होती हैं बेटा, NADP और दूसरा कौन सा होता है बेटा, NADPH2। और यहाँ पे क्या होता है, दो हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, दो हाइड्रोजन होता है। ये इसकी जो इक्वेशन है, अभी सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है, जिसके अंदर लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके अंदर हमने देखा लाइट एब्जॉर्ब होने की वजह से क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, पहले ATP जनरेट हुई और ATP के जनरेट की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसके अंदर से फिर फर्दर क्या हुआ, NADPH बन गया। तो डार्क रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें बनी, तो सबसे पहले हमें क्या बना, ATP बना, दूसरा क्या बना यहाँ पे NADPH बन गया, और दूसरा क्या बच गया हमारे पास, वाटर, ठीक है। अब बताएंगे हम वाटर का क्या होता है बेटा, ऐसे ही वाटर के अंदर जब क्लोरोफिल पे लाइट पड़ रही है तो वाटर के ऊपर भी लाइट पड़ रही है, तो इसका मतलब वाटर भी क्या होगा, इसके ऊपर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब हम देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, इसको बैलेंस बाद में इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के अलावा इसके अंदर से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन होगा बेटा, H होगा, और तीसरा कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, इवॉल्व होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये 2H होगा, ये 2H प्लस होगा, 2H प्लस। तो बेटा इसमें हमें देखने को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे इक्वेशन जो बन रही है, पहले कौन सी थी, लाइट एब्जॉर्ब किया, तो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल ने क्या बनाया, ATP बनाया, और ATP के अलावा क्या बनाया, NADPH2 बनाया, और इसके फिर जो हुआ वाटर का क्या हो गया, वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन में से हाइड्रोजन अलग हो गए और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब बेटा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़्यादातर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आया तो हमें ये लगता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या होते हैं, कार्बन इसके यूज़ हो जाता है और उसके अंदर ऑक्सीजन ही इवॉल्व हो जाती है। मतलब जब खाना बनता है तो उसके अंदर से जो ऑक्सीजन बन रहा है वो कहाँ से आया था, कार्बन डाइऑक्साइड से आया था। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, जो ऑक्सीजन जो मिला है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट ने जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया है वो कहाँ से आया है, वो वाटर से आया है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया, यहाँ पे ये जो बात हमें पता नहीं थी जो बिल्कुल क्लियर हो गई कि वाटर के अंदर से जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व हुआ है, तो ऑक्सीजन कहाँ से निकला है, ये वाटर से निकला है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। और एक ही चीज़ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसका जो अगर हम बात करें एंड प्रोडक्ट की, एंड प्रोडक्ट मतलब जो केमिकल रिएक्शन, किसका रिएक्शन हो रहा है, जो लाइट रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है उसमें क्या बन रहा है, तो उसके अंदर हम बोल सकते हैं उसके अंदर से क्या बन रहा है, उसके अंदर ATP बन रहा है, NADPH2 बन रहा है, और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। अगर कोई भी पूछे बताइए एंड प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन की लाइट रिएक्शन में, तो लाइट रिएक्शन के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था। इसके अंदर क्या होता है, ग्रेना के अंदर होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, और लाइट की प्रेजेंस में होता है जो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ATP होता है, NADPH2 होता है, और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बड़े लेवल पे या कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछी जाती है ये बात, बताइए जो लाइट रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है लाइट रिएक्शन का, तो लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है, ATP है, और क्या है, ATP है, NADPH2 है, NADPH2 है, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, लास्ट जो होता है वो हमारा ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ज़्यादातर हमें देखने को या हमने कई बार सुना होगा ATP क्या करता है, एनर्जी करेंसी होता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर बात करें हम NADPH2 की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, NADPH की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, NADPH की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, निकोटीन क्या होती है बेटा, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट।
ठीक है, तो बेटा ये क्या होता है, NADPH की फुल फॉर्म होती है कौन सी, निकोटीन अमाइड डाई एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है बेटा, तो डाइफॉस्फेट यहाँ पर 2 आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं हम, डाइफॉस्फेट। तो ये बेटा हमने क्या देखा कि जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का, पहला कौन सा है, लाइट रिएक्शन, और दूसरा कौन सा मैकेनिज्म होता है, डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन हमें पता है, लास्ट हमने पिछले बारे में पढ़ा था कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। और यहाँ पे हमने एक बात बताता चलूँ कि बेटा जो डार्क रिएक्शन होता है, यहाँ पे मैं बता दूँ डार्क रिएक्शन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो डार्क रिएक्शन होता कहाँ पे, हमने बताया था कि स्ट्रोमा के अंदर होता है। और स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता है, स्ट्रोमा के अंदर बेटा क्या नहीं प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। तो फिर इसके अंदर रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो बेटा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, वो किसकी प्रेजेंस में होता है, हमने बताया था रुबिस्को के प्रेजेंस में होता है। और एक इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ और, रुबिस्को क्या है बेटा, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ। जो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है अर्थ के ऊपर प्लांट के लिए, वो कौन सा है, रुबिस्को। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ इज कॉल्ड रुबिस्को। तो इसके अंदर ये किसकी प्रेजेंस में होता है डार्क रिएक्शन, रुबिस्को के प्रेजेंस में होता है। वही अगर हम बात करें मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ किसके लिए, एनिमल्स के लिए, तो वो क्या होता है, वो कोलेजन होता है। तो हमें 2 चीज़ें देखने को एक्स्ट्रा हमें समझने को मिली कि यहाँ पे रुबिस्को क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है, किसके अंदर यूज़ होता है, डार्क रिएक्शन में होता है। और मोस्ट अबंडेंट एंजाइम और एनिमल्स की अगर बात करें तो वो कौन सा होता है, हमारा कोलेजन होता है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, डार्क रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में पहले हमने बताया कहाँ होता है, ये ड्यूरिंग, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये किसके ऊपर होता है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। ये क्या होता है, बोथ डे एंड नाइट, कब होता है, ये दिन और रात दोनों जगह पे होता है। और ये कहाँ पे होता है, अकर्षण किस जगह पे होता है, हमने पहले ही बताया था। ये कहाँ पे होता है बेटा, स्ट्रोमा में होता है। और स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, रुबिस्को बोलते हैं। और यहाँ पे मैं लिख भी दूँ तो रुबिस्को क्या होता है बेटा, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन दी अर्थ के ऊपर जो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है वो कौन सा है बेटा, रुबिस्को है। यह हमेशा याद रखिएगा। अगर हम वही इसके डायग्राम की अगर बात करें, और बेटा यहाँ पे एक चीज़ और बात मैं बताते चलूँ कि ये क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। पहला क्या होता है, हमने क्या लिखा कि ये कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है। दूसरी बात हम यहाँ पे लिख दें, इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, इट इज़ अ साइक्लिक क्या होता है, प्रोसेस होता है, जिसको किसने डिस्कवर किया था, केल्विन ने डिस्कवर किया था। इसी वजह से बेटा इस साइकिल को हम क्या बोल देते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं। तो डार्क रिएक्शन के अंदर कौन सी साइकिल होती है, केल्विन साइकिल होती है। याद रखना बेटा, कौन सी साइकिल होती है, केल्विन साइकिल होती है। और केल्विन साइकिल को हम क्या बोल सकते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर C3 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स को यूज़ होते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है। कौन सी साइकिल होती है, केल्विन साइकिल होती है। और केल्विन साइकिल को हम क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा सब कुछ क्लियर होना चाहिए। कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, और इसके अगर हम बात करें तो इसके रिएक्शंस के बारे में बात ये, तो इसका जो रिएक्शन होता है वो बेटा कैसा होता है, यहाँ पे क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और फिर ये सर्किल चलता है जो साइकिल है। और ये साइकिल को हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं। केल्विन साइकिल के अलावा हम कौन सी साइकिल बोल सकते हैं, इसको C3 साइकिल भी बोल सकते हैं। केल्विन साइकिल बोलें या C3 साइकिल बोलें, इसके अंदर क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। और किसके प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या बताया था हमने, हमें रुबिस्को के प्रेजेंस में होता है। और रुबिस्को के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बना देता है ये बेटा, ये क्या बना देता है, यहाँ पे ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या फार्मूला होता है, C6H12O6। ये हमें क्या बनता है, इसके अंदर ग्लूकोज बनाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और,
यहीं पे मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट हुआ है, कौन सा एंड प्रोडक्ट हुआ है, ATP NADP, तो उसका यूज़ कहाँ पे होता है, उसका यूज़ यहाँ पे होता है। कहाँ पे यूज़ होता है इसका? डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है। तो क्या होता है, NADPH2 का कहाँ यूज़ हो रहा है बेटा? उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है? डार्क रिएक्शन में यूज़ हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन एक साइमल्टेनियसली प्रोसेस है, एक ही टाइम पे चलते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है? हमने बताया कि ऑक्सीजन बनता है और ATP बनता है और NADPH2 बनता है। और इसी का ही एंड प्रोडक्ट किस में यूज़ होता है? डार्क रिएक्शन में होता है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और यही साइकिल चलती रहती है। ठीक है बेटा, आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। अगर कोई भी बात क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो और आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा। यहाँ पे हमारा क्या ख़त्म होता है, हमारा ये फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। और अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कौन सा पार्ट, दूसरा जो न्यूट्रिशन था, कौन सा न्यूट्रिशन था? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब क्या था? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मेन जो पार्ट हमने डिस्कस किया है वो किसका किया है? फोटोसिंथेसिस के बारे में किया है। ठीक है, तो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? तो ये वाला जो जितना भी यहाँ पे जो प्रोसेस है, तो ये कौन सा है? हमारा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब हम फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब हम बेटा इसको मैं रब कर देता हूँ और अब हम नया टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है? फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और मैं यहाँ पे बताता चलूँ, यहाँ पे एक चीज़ बताने रह गई थी। जो सोर्स जो होता है वो किसका? ऑक्सीजन का। वो कौन सा होता है? वो कहाँ से आया है? वो कहाँ से आया है बेटा? वाटर से आया है। तो ऑक्सीजन का भी अगर पूछे तो ऑक्सीजन का जो प्रोड्यूस होता है वो किससे होता है? किसके थ्रू होता है? किसकी वजह से आया ये? वाटर से आया है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में स्टार्ट करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पहले डेफिनेशन लिखवाई थी। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और बेटा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो पहले अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अगर वो हम बात करें वो कौन सा होता है बेटा? अगर यहीं पे हम बात करें तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप हम बात करते हैं वो कौन सा होता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा होता है बेटा? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मैं पूरा छोटा सा लिख दे रहा हूँ, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा जो बेटा होता है वो कौन सा होता है बेटा? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक बोल सकते हैं, या सेप्रोट्रॉफिक लिख देते हैं, सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और कौन सा होता है बेटा? होलोजोइक होता है। ठीक है, जो मैमल्स होते हैं, जो हम लोग जो हैं वो किस टाइप का न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं? हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और बेटा जो कौन सा होता है? सिम्बायोसिस। कौन सा होता है बेटा? सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली जो टाइप होते हैं मोड ऑफ वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, वो कौन कौन से होते हैं बेटा? ये 4 टाइप्स के होते हैं जिसको हमने अभी बोर्ड पे लिखा है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बेटा? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक और सिम्बायोटिक। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। तो बेटा मैं बताऊं पहले, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने को, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ के खाते हैं और वो चाहते नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, मर जाए। तो मतलब अगर मैं एक डायग्राम की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हमने बताया कि ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ए है, ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बी है।
और ये ऑर्गेनिज्म क्या है, इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। और ये किसको खाएगा, ये बेटा बी को खाएगा। तो एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ के खाएगा तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं, होस्ट बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये क्या है, एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है या पैरासाइट है जो किसको खाएगा, बी को खाएगा। तो बी क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। और एक बात इसमें ये ज़रूरी है जानना कि कभी जो ए है वो बी को तो खाएगा लेकिन कभी चाहता नहीं है कि वो उसको जान से मारे, क्योंकि अगर वो जान से मार देगा तो उसको दोबारा खाना उसको नहीं मिल पाएगा। तो इसको फ़ायदा तो हो रहा है, फ़ायदा किसको हो रहा है, ये हमेशा किसको फ़ायदा हो रहा है, ये फ़ायदा किसको हो रहा है बेटा, ए को फ़ायदा हो रहा है और बी को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म चाहता नहीं है कि बी को नुकसान हो, क्योंकि अगर होस्ट जो है वो मर जाएगा तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलेगा। तो इसके एग्जाम्पल से हम कैसे समझ सकते हैं, हाँ तो बेटा तो ये होता है। और यहीं अगर मैं बात कर दूं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें एक जो होता है इसको क्या पहुंच रहा है, बेनिफिशियल हो रहा है, ये बेनिफिटेड है, और ये दूसरा इसको क्या हो रहा है, हार्म्ड हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये चाहता नहीं है कि हार्म्ड हो, लेकिन जब दूसरे को खा रहा है तो उसको अल्टीमेटली हार्म्ड ही पहुंचता है। तो अगर मैं बात करूं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बेटा हमें समझ में आया कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ के अपने खाने को इंटेक करेगा। और इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे होता है, मैं यहाँ पे लिखता चलूँ, एंडो पैरासाइट। एंडो से बेटा क्या समझ में आ रहा है, एंडो का मतलब अंदर, और इसका दूसरा कौन सा होता है बेटा, एक्टो पैरासाइट। एक्टो का मतलब क्या होता है, बाहर, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के सरफेस के बाहर से खाना ऑब्टेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टो पैरासाइट। वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके बॉडी के अंदर की सरफेस से खाने को ऑब्टेन करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंडो पैरासाइट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ये है जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म किस पे खा रहा है, इन द प्रेजेंस ऑन द सरफेस। अगर हम एंडो पैरासाइट की अगर बात करें या तो ये क्या होगा, प्रेजेंस इनसाइड द सरफेस होगा। ये यहाँ पे लिख दूँ मैं, यहाँ पे प्रेजेंस इनसाइड द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। और ये खाने को कहाँ से ऑब्टेन करेगा, उसके बॉडी के सरफेस के ऊपर से करेगा, और ये बॉडी के अंदर से करेगा खाने को ऑब्टेन, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडो पैरासाइट। और एंडो पैरासाइट के एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं बेटा, जितने भी अगर हम बात करें, जितने भी पैथोजेंस होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, तो ये सब हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी को क्या करते हैं, हम पहुँचाते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सारे पैथोजन। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे एस्कैरिस होता है। और कौन सा एग्जाम्पल होता है बेटा, एस्कैरिस के अलावा क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया बोल सकते हैं हम। इसके अलावा और क्या होते हैं, और क्या हो सकते हैं बेटा, बैक्टीरिया के अलावा और क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया के अलावा क्या हो सकते हैं बेटा, टेप वॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो टेप वॉर्म हो गया, तो मतलब ये जितने भी सारे पैथोजेंस जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, हमारे एंडो पैरासाइट कहलाते हैं। और जो बाहर की सरफेस से होते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे जैसे कि लाइस हो गया, ठीक है, लाइस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, लीच हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, टिक हो सकता है, और यहाँ पे और क्या एग्जाम्पल होता है, इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है बेटा, माइट्स हो सकता है। इसके अलावा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, माइट्स हो सकता है। और बैक्टीरिया के अलावा यहाँ पे क्या हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये क्या समझना है बस, तो पैरासाइट कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी ऑर्गेनिज्म के सरफेस के ऊपर या अंदर से उसको खाते हैं, अब उसको हम क्या बोल सकते हैं,
पैरासाइट बोलते हैं। और पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं, बाहर से खा रहे हैं तो एक्टोपैरासाइट, अंदर से उसको ऑब्टेन कर रहे हैं तो एंडोपैरासाइट। जिससे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई ये सब बॉडी के अंदर चले आते हैं और हमारे बॉडी के अंदर हार्म पहुंचाते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। और कई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, तो दोनों तरह के होते हैं। तो एंडोपैरासाइट का मतलब ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमें याद रखना है, एस्कैरिस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, टेपवर्म हो गया। वहीं अगर हम बात करें बेटा एक्टोपैरासाइट की, तो एक्टोपैरासाइट कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, जैसे कि लीच हो गया, लाइस हो गया, जो जुएँ होती हैं वो, और जो लीच किसको कहते हैं, जो जोंक होती हैं जो पैरों पे चिपक जाती हैं, मेनली हमें कब देखने को मिलती हैं, बरसात के मौसम में छोटे छोटे कीड़े, लंबे से इतना बड़ा कीड़ा टाइप का होता है, वो हमारे बॉडी के सरफेस से चिपक जाता है और उससे ब्लड को क्या करता है, सक करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या समझ में आया बेटा पैरासाइट के बारे में। दूसरा कौन सा होता है इंपॉर्टेंट, सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर बैठ के अपने खाने को इनटेक करते हैं। और इसका जब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई। सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं बेटा। और दूसरा कौन सा होता है बेटा, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। किसके ऊपर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो अपने आप को खाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल, मोस्ट एग्जाम्पल क्या है, फंजाई और, जैसे हमने क्या पे लिख दिया यहाँ पे, बैक्टीरिया लिख दिया, और क्या लिख दिया यहाँ पे, फंजाई लिख दिया यहाँ पे बेटा। तो बैक्टीरिया और फंजाई क्या है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। दूसरा अगर हम बात करें हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे हम जो मैमल्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डायरेक्टली फूड को क्या करते हैं, डायरेक्टली फूड को इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हॉलोजोइक का मतलब क्या होता है कि the organisms directly ingest its food। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, ये जैसे हम लोग हैं, तो वो किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं बेटा, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, बाहर से फूड लेते हैं और फूड को लेने के बाद अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन सेप्रोफोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है बेटा, वो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि जो लकड़ी होती है, अगर वो मर जाए या कहीं आदमी कोई भी एनिमल है, या मरने के बाद वो धीरे धीरे सड़ जाता है, सड़ने के बाद वो बिल्कुल डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो डिकम्पोज क्यों होता है, क्योंकि उसको डिकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं। ठीक है, तो ये पहले चीज़ों को क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं, अपने ऊपर अंदर से केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, और वो केमिकल क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनिज्म को या कोई भी चीज़ को उसको क्या कर देते हैं, बाहर से ही पहले डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसको इनटेक करेंगे। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले खाने को लेते हैं और फिर खाने के लेने के बाद अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। और सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसके ऊपर फीड कर रहा है, और जो ए और बी दोनों ऑर्गेनिज्म है, दोनों को क्या पहुंचता है, फ़ायदा पहुंचता है। तो मतलब इसके अंदर जो दोनों ऑर्गेनिज्म होता है, जो खा रहा है और वो जिसके ऊपर फीड कर रहा है, वो और दोनों क्या होंगे, बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड। ठीक है, तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म, जो होस्ट होता है और जो फीड वाला होता है, फीडर जो होता है, उसके अंदर दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म, बोथ ऑर्गेनिज्म